अच्छा, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो फसलों को कीड़ों से खुद ब खुद बचा ले, जानलेवा बीमारियों का इलाज कर दे और यहां तक कि हमारे जेनेटिक कोड में जो गलतियां हैं उन्हें भी सुधार दे। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यह कोई कल्पना नहीं, ये हकीकत है, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी की। और आज हम इसी की शानदार दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरने वाले हैं। ये सवाल जितना दिलचस्प है उतना ही हैरान करने वाला भी। भाई, एक मामूली सा बैक्टीरिया जिसे हम देख तक नहीं सकते, वो इंसानों के लिए जिंदगी बचाने वाली दवा कैसे बना सकता है? ये सब बायोटेक्नोलॉजी का ही कमाल है। तो आज देखते हैं कि ये जादू असल में होता कैसे है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारी सबसे जरूरी चीज की, खाना। दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है और इतने सारे लोगों का पेट भरना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इस मुश्किल से निपटने में हमारी मदद कैसे कर रही है। देखिए, किसानों के लिए ना कीट पतंगे किसी दुश्मन से कम नहीं होते। मिसाल के तौर पर बॉलवर्म यानी मुकुल कृमि को ही ले लीजिए। ये छोटा सा कीड़ा कपास की पूरी फसल तबाह कर सकता है। किसानों की महीनों की मेहनत और कमाई सब एक झटके में खत्म हो सकती है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या ढेर सारे कीटनाशक छिड़कना सही है? शायद नहीं। बायोटेक्नोलॉजी एक ज्यादा स्मार्ट और टिकाऊ तरीका बताती है। वो तरीका है ऐसी फसलें तैयार करना जो आनुवंशिक तौर पर इतनी मजबूत हों कि वो अपनी रक्षा खुद ही कर लें। यहां फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हमारी सामान्य कपास जो इन कीड़ों के आगे बेचारी लाचार है, और दूसरी तरफ है बीटी कॉटन, समझिए एक तरह की सुपर कपास। वैज्ञानिकों ने इसमें एक बैक्टीरिया का जीन डाल दिया है। अब ये जीन एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो बॉलवर्म के लिए तो जहर है, पर इंसानों या दूसरे जानवरों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। सोचिए, एक छोटा सा जेनेटिक बदलाव और नतीजा कितना बड़ा, जमीन आसमान का फर्क है। खाने की बात हो गई, अब आते हैं सेहत पर। खेती की तरह ही मेडिकल की दुनिया में भी बायोटेक्नोलॉजी ने एक क्रांति ला दी है, खासकर जब बात डायबिटीज जैसी बीमारियों के इलाज की आती है। सोचिए, एक जमाना था जब डायबिटीज के मरीजों के लिए इंसुलिन जानवरों से निकाला जाता था। यह ना सिर्फ बहुत महंगा पड़ता था, बल्कि कई बार लोगों को इससे एलर्जी भी हो जाती थी। तो जाहिर है विज्ञान को एक बेहतर, ज्यादा सुरक्षित तरीके की तलाश थी। और वो तरीका मिला हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के रूप में। अगर सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कंप्यूटर पर कुछ कट और पेस्ट करते हैं। बस यहाँ हम शब्दों को नहीं, बल्कि डीएनए के टुकड़ों को एक जीव से निकालकर दूसरे में जोड़ देते हैं। तो इंसुलिन बनाने की ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है? देखिए, सबसे पहला कदम वैज्ञानिकों ने इंसानी कोशिका से उस जीन को ढूंढकर अलग किया जिसने इंसुलिन बनाने की सारी जानकारी मौजूद होती है। समझिए, जैसे किसी रेसिपी बुक से सही पन्ना निकाल लिया हो। अब इस रेसिपी को फैक्ट्री तक ले जाने के लिए एक गाड़ी चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने ये गाड़ी ली ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर से। ये एक छोटा सा गोल डीएनए होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। यही प्लाज्मिड हमारे इंसानी जीन को बैक्टीरिया के अंदर पहुंचाने का काम करेगा। अब आता है असली कमाल। वैज्ञानिक कुछ खास एंजाइम्स, जिन्हें हम बायोलॉजिकल कैंची कह सकते हैं, उनका इस्तेमाल करके इस प्लाज्मिड को काटते हैं और फिर इंसानी इंसुलिन वाले जीन को उसमें चिपका देते हैं। बस हो गया कट और पेस्ट। इसके बाद इस नए अपग्रेडेड प्लाज्मिड को वापस उसी ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया जाता है। अब सोचिए, ये कोई साधारण बैक्टीरिया नहीं रहा, इसके पास अब इंसुलिन बनाने की एक सुपर पावर आ गई है। अब इन सुपर पावर वाले बैक्टीरिया को बड़े बड़े टैंकों में डालकर एक ऐसा माहौल दिया जाता है जिसमें वो तेजी से बढ़ सकें। और ये बढ़ते भी हैं, 1 से 2, 2 से 4, और देखते ही देखते इनकी लाखों करोड़ों की एक पूरी फौज तैयार हो जाती है। और नतीजा, हर एक बैक्टीरिया एक छोटी सी चलती फिरती फैक्ट्री बन जाता है जो लगातार बिल्कुल शुद्ध इंसानी इंसुलिन बनाता रहता है। इस एक खोज ने डायबिटीज के इलाज का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। अच्छा, दवाइयां बनाना तो एक बात हो गई, पर क्या हम बीमारी को उसकी जड़ से ही खत्म कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम बीमारी की असली वजह यानी हमारे अपने जेनेटिक कोड की गड़बड़ी को ही ठीक कर दें? हमारे जेनेटिक कोड को आप जीवन की एक किताब की तरह समझ सकते हैं। अब सोचिए, कभी कभी इस किताब में छपाई की कोई गलती, मतलब कोई टाइपो रह जाए, एक छोटी सी गलती, और पूरे वाक्य का मतलब ही बदल जाता है। कई आनुवंशिक बीमारियां हमारे डीएनए में हुई ऐसी ही गलतियों का नतीजा होती हैं। और यहीं पर जीन थेरेपी का ये क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है।
ये सिर्फ लक्षणों का इलाज करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि बीमारी की जड़ यानी उस जेनेटिक टाइपों को ही ठीक करने की कोशिश करती है। चलिए, एडीए की कमी नाम की एक बीमारी का उदाहरण लेते हैं। ये एक गंभीर इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है। जीन थेरेपी में क्या होता है? डॉक्टर मरीज के शरीर से कुछ सफेद रक्त कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट्स निकालते हैं। फिर एक बदले हुए वायरस की मदद से वे इन कोशिकाओं में सही हेल्दी जीन डाल देते हैं। इन ठीक की हुई कोशिकाओं को फिर वापस मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। हाँ, यह हमेशा एक परमानेंट इलाज नहीं होता, क्योंकि ये कोशिकाएं कुछ समय बाद मर जाती हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना पड़ सकता है। हमने ये तो देख लिया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या कुछ कर सकती है, पर अब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या हमें ये सब करना चाहिए? क्योंकि जब हमारे हाथ में जीवन के कोड को बदलने की शक्ति आ जाती है, तो उसके साथ बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारियां भी आती हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें कई बड़े सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जैसे, किसी की जेनेटिक जानकारी का असली मालिक कौन है? वो इंसान खुद या वो कंपनी जिसने उसका टेस्ट किया? क्या हम प्रकृति में जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों को छोड़ने के सारे खतरों को समझते हैं? और क्या ये तकनीकें सिर्फ अमीर लोगों तक ही सीमित रहेंगी या सब तक पहुंचेंगी? और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या इनका इस्तेमाल सिर्फ बीमारियों के इलाज के लिए होना चाहिए या फिर डिजाइनर बेबीज बनाने की कोशिश के लिए भी? और फिर एक मुद्दा है बायोपायरेसी का। मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी किसी देश के पारंपरिक औषधीय पौधे पर रिसर्च करके उसे पेटेंट करा लेती है और उससे करोड़ों कमाती है, जबकि वो समुदाय जिसने सदियों से उस पौधे के ज्ञान को संभाला, उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये एक तरह की जैविक चोरी है। तो इस विश्लेषण के आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे हम जीवन की किताब को लिखने और उसे एडिट करने में माहिर हो रहे हैं, हमें अपने लिए नियम भी बनाने होंगे। कौन तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत? क्योंकि आज हम जो भी फैसले लेंगे, वे आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के भविष्य को तय करेंगे।